बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8605 के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 8 क्वेश्चंस आएंगे और हमने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। भी 6 चैप्टर अगर कोई बच्चा कर लेता है तो वो इस काबिल हो जाएगा कि 5 क्वेश्चंस वो कर लेगा और एक वो चॉइस पे छोड़ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, जिससे आपको बुक का ओवरव्यू मिल जाएगा और इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में हम एजुकेशनल प्लानिंग और इसकी डिफरेंट अप्रोचेस को देखेंगे और देखेंगे पाकिस्तान में हम ये अप्रोचेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल प्लानिंग को हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर एजुकेशनल आउटकम। तो 3 चीज़ें इन्वॉल्विंग कि गोल्स हमें पता होने चाहिए और स्ट्रेटजीज और हम रिसोर्सेज कौन से इस्तेमाल करेंगे। 3 अप्रोचेज यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है और मिक्स्ड अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इन दिस अप्रोच डिसीजन एंड पॉलिसीज आर मेड एट द सेंट्रल लेवल एंड देन इम्प्लीमेंटेड एट लोअर लेवल। It often involves a hierarchical structure where directives flow from the top to the bottom. दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम टॉप डाउन अप्रोच के अपोजिट जाएंगे कि इधर स्टेक होल्डर्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट वो फैसले करेंगी कि किस तरह से स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई करनी है। मिक्सड अप्रोच में ऊपर वाली जो दोनों अप्रोचेज हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप, उन अप्रोचेज को मिक्स करके जो स्ट्रेटजीज बनेगी उन्हें हम कहेंगे मिक्सड अप्रोच है। जिस तरह से ये 3 अप्रोचेज थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में कैसे करनी है हमने। In Pakistan, educational planning has historically been more aligned with the top-down approach. मतलब first approach पाकिस्तान में follow होती है पहले से. However, there have been efforts to incorporate element of the bottom-up approach to enhance local participation and ownership in educational planning. Recent initiatives in Pakistan have aimed to decentralize educational planning processes, allowing for greater community involvement and tailoring educational program to local needs. For example, the introduction of school councils and parent-teacher associations seeks to engage local communities in decision-making process. तो पाकिस्तान में बेसिकली जो है वो पहले जो टॉप पे लोग हैं वो फैसले करते थे और दोबारा फिर मिडल में आते थे, मतलब बॉटम में। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग लोकल लेवल पे लोगों से मशवरा करें और फिर हम लोग अप्लाई करें स्ट्रेटजीज, मतलब फिर बॉटम अप अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। Additionally, the government has emphasized the importance of data-driven planning through the use of educational indicators and assessment to inform policy decisions and resources allocations. Effort to improve transparency and accountability in educational planning. तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर कुछ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नीड एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। सबसे पहले नीड्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड हम लोग देखेंगे। 3 है, 3 वजह से हमें ज़रूरत है उससे, लीगल मैटर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और पेरेंट कम्युनिकेशंस के लिए। School records are essential for legal compliance and accountability. They serve as official documentation of student attendance, academic performance, and other important information. दूसरा है decision making. School records provide valuable data for decision-making process at the school, district and national levels. Parental communications के लिए, मतलब जो पेरेंट टीचर मीटिंग है उनके लिए भी स्कूल डाटा की नीड होती है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में उसकी हिस्ट्री डिटेल जो है आएंगी। दूसरी हेडिंग है एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसमें एग्जाम्स, रिसर्च या टेस्ट जो भी वो वहाँ पर उसकी प्रोग्रेस होगी वो देखेंगे। बिहेवियर रिकॉर्ड में उसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे। हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट्स हैं कि कितना बच्चा आया स्कूल में कि नहीं आया, कितने दिन आया। कम्युलेटिव फोल्डर्स होगा। कम्युलेटिव फोल्डर कंपाइल ऑल एसेंशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अ स्टूडेंट इन वन कम्प्रीहेंसिव फाइल। तो इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्कूल। तो इसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स में हमारे क्लासरूम, स्टाफ रूम और प्ले ग्राउंड और जो भी चीज़ें फिजिकली हम लोग देख सकते हैं स्कूल में वो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले स्कूल बिल्डिंग है, उसका ओवरव्यू देंगे किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे क्लासरूम्स हैं, उनके साइजेस, लाइटनिंग वगैरह सब कुछ। और प्ले ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेलते हैं, झूले हैं, अगर वो आप बताएंगे। इधर प्ले एरिया है छोटे बच्चों के लिए। लाइब्रेरीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्कूल का। लेबॉर्ट्रीज हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए। फिर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ कौन सी हैं वहाँ पे। और लास्ट पे हम इसका समरी दे देंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है। समरी में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से किसी स्कूल का स्ट्रक्चर बच्चों की आउटकम्स या उनके आउटपुट पे इफेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ये हर स्टूडेंट खुद से भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, आल्सो डिस्कस विच टेक्निक्स आर मोस्टली टू बी यूज्ड बाय आवर सुपरवाइजर्स एंड व्हाई। तो इसमें हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे। 4 टेक्निक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। डायरेक्ट सुपरविजन है, सपोर्टिव सुपरविजन है, पार्टिसिपेटिव है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। डायरेक्ट सुपरविजन इन्वॉल्व्स क्लोज मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस बाय द सुपरवाइजर। इसमें डायरेक्ट तरीके से जो सुपरवाइजर हमें सुपरवाइज करेगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट सुपरविजन। सपोर्टिव सुपरविजन में वो हमारी हेल्प भी करेगा, हमें देखेगा, हमारे साथ एंगेज होगा और हमें इनकरेज वगैरह करेगा। कि पार्टिसिपेटिव सुपरविजन में वो खुद से फैसले नहीं करेगा बल्कि जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनके साथ कोलैबोरेट करके डिसीजन मेक करेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल जो सुपरविजन है उसमें वो हमारा जहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे हमारी मदद करेगा, हमें बताएगा, हमें गाइड करेगा।
नेक्स्ट समरी में आप लिख सकते हैं सुपरवाइजर ऑफन यूज अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड नीड्स ऑफ देयर टीम मेंबर्स. Supportive supervision is common use because it helps build trust, enhance communication and creates a positive work environment by offering support and encouragement. इस तरह से हर टेक्निक जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है. सिचुएशंस डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे. इस क्वेश्चन में हम लोग मैनेजमेंट और उसके लेवल्स के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली. तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है उसका क्या मतलब है इसमें ये बताया हुआ है. नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजर्स जो होंगे वही सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल होंगे. उन्होंने डिसीजन मेक करना है और उन्होंने ही पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज और गोल अचीव करने हैं. और इनको हम सीईओ या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कहते हैं. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो लोग ये चीज़ें इंप्लीमेंट करवाएंगे अपने लोअर लेवल लोगों से, जो कि वो हुक्म देंगे ऊपर सीईओ या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से, वो आगे इंप्लीमेंटेशन पे वो फोकस करेंगे. फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में बिल्कुल बेसिक लोग आ जाएंगे, जैसे सुपरवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं या टीम लीडर्स हैं. वो लोग आगे सुपरवाइज करेंगे किसी क्लास. जैसे अगर हम टीचर्स की बात करें तो प्राइमरी या मिडिल या हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ये सब वो आएंगे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. यहाँ पे भी हर लेवल की अपनी इंपॉर्टेंस है और सब अगर मिल के काम करेंगे तो हम अपने जो डिजायर्ड गोल हैं वो हासिल कर सकेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे के अंदर जो बच्चे को रहनुमाई और सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और हम कैसे उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट कर सकते हैं. सबसे पहले चाइल्ड गाइडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोग्राम्स आर क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट. तो ये बहुत ही ज़रूरी है. ये इस पैराग्राफ में उसने यही बताया कि दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन नर्चरिंग चिल्ड्रंस इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल्स. तो इन सारी चीज़ जो कि एक बच्चे को ज़रूरत होती है किसी भी मुआशरे में चलने के लिए, स्कूल वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्रोग्राम जो है उनके अंदर डिवेल्प करते हैं. इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रमोटिंग सेल्फ डिसिप्लिन इज की टू हेल्पिंग चिल्ड्रन डिवेल्प सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. सेल्फ कंट्रोल जिस बच्चे में होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा और वही अच्छे डिसीजन मेक करेगा. तो उसे खुद समझो कि उसने किस वक्त क्या पढ़ना है और क्या देखना है, कब खेलना है. नेक्स्ट कुछ टेक्निक्स हैं एक बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो इनकरेज करने की या पैदा करने की. तो नंबर 1 है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस. तो आप बच्चे को क्लियर तौर पे बताएं कि बेटा हम आपसे ये चाहते हैं या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे. दूसरे नंबर पे आएंगे इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जिम्मेदार बनाएं, आप उसको बताएं कि ये आपकी जिम्मेदारी है. नंबर 3 है प्रोवाइड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक्नॉलेज एंड प्रेज गुड बिहेवियर. अगर वो अच्छा काम करे उसको उस पर अप्रिशिएट करें. ये नहीं है कि हर टाइम बस आप उसे ज्ञान ही देते रहें. नंबर 4 है कि टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. खुद जो घर में छोटी छोटी मसाइल हो जाते हैं वहाँ पे आप उसके हेल्प करें, उसे बोलें कि आप खुद सोचो कि भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. नंबर 5 पे आएगा मॉडल सेल्फ डिसिप्लिन. बी अ रोल मॉडल बाय डीमॉन्स्ट्रेटिंग सेल्फ कंट्रोल. तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छा हो तो आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले आप खुद अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाएं तो आपके बच्चे में ऑटोमेटिक आएंगी. नंबर 6 पे आएगा ऑफर चॉइसेस. तो उसे बताएं कि ये नहीं है कि बस भाई माई वे और हाई वे. उसे बताएं कि भाई आपके पास ये चॉइस, जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है आप उसे बताएं कि ये ऑप्शन है, इसमें से आप चूज़ कर लो आपके लिए कौन सा सूटेबल है. ये नहीं है कि भाई अपना बस आपने जो कह दिया वही होगा. इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करके उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं उसे. इससे ना सिर्फ उसका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन आएगा बल्कि वो सेल्फ अवेयरनेस भी आएगी उसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखेंगे और इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो देखेंगे. तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंश्योरिंग effective operation and delivery of education. It encompasses planning, organizing, directing and controlling various aspects of educational institution to achieve academic excellence and student success. तो ये हो गया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, क्या मुराद है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स वो क्या हैं. सबसे पहले जस्टिस, फेयरनेस, इक्वलिटी और जस्टिस इन डिसीजन मेकिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप काम करें उसमें जस्टिस ज़रूर होना चाहिए. ये नहीं है कि भाई अगर आप लीडर हैं या कुछ में तो आपको हक है या कुछ भी झूठ मूठ जो है उसको प्रमोट करें. दूसरा ट्रांसपेरेंसी है. नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी है मतलब शीशे की तरह क्लियर होना चाहिए. आपके कोई भी फैसले हैं, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, क्लियर कम्युनिकेशन. ये नहीं कि आप सामने कुछ और बात कर रहे हैं और पीछे कुछ और बात कर रहे हैं. इसी तरह से ट्रस्ट डिवेल्प होगा. नंबर 3 आएगा कंसल्टेशन. तो ये बहुत ज़रूरी है. मशवरा, शूरा, जो इस्लामिक प्रिंसिपल हैं या टीचिंग्स हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि मशावरत से सब काम होंगे. ठीक है, इन इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर इज ज़रूरी. नंबर 4 है एथिकल कंडक्ट. ठीक है, हमारी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, ये सब स्टैंडर्ड्स भी हमको देख के फिर फैसले करने चाहिए. नंबर 5 है सर्विस ओरिएंटेशन. तो हमारा जो हमारी नीयत हो वो खिदमत खलक हो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन में. मतलब ये नहीं कि हम रोब जमाने के लिए कुछ कर रहे हैं बल्कि हमारा जो मेन मकसद हो वो खिदमत खलक हो. तो इस तरह से बाय एडहेरिंग टू दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन
Create an environment that promotes justice, transparency, consultation, ethical conduct, and service orientation. These principles align with Islamic teaching and values, fostering a harmonious and ethical educational community. हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल विंग। तो सब और दूसरा नोट हम लिखेंगे काइंड ऑफ रिकॉर्ड। तो प्राइमरी एजुकेशनल विंग में द प्राइमरी एजुकेशनल विंग रेफर्स टू द फाउंडेशनल लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं और उनकी एजेस होंगी 5 to 11, और इसमें हम लोग ज़्यादातर बच्चों को नंबर सिस्टम और लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश है, अगर हमारी पंजाबी है, जगह पे अगर हम लोग सिखा रहे हैं तो मतलब बेसिक जो लैंग्वेज स्किल है बच्चे को बोलना आए, बच्चे को समझ आए, ये हम लोग सीखेंगे प्राइमरी में। नॉन फॉर्मल एजुकेशनल विंग जो है इसमें कुछ बच्चे जो एक्सीडेंटली या फिर खुद वो नहीं जाते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब फॉर्मल तरीके से सिस्टम में नहीं आते हैं, तो उनके लिए ये होगा। बोथ प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल विंग्स प्ले वाइटल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर्स अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन, while non-formal education provides opportunities for continued learning and skill development for diverse learners. नेक्स्ट काइंड्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड है। पहले भी हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखा है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। तो अकेडमिक रिकॉर्ड है, अकेडमिक रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स एजुकेशनल प्रोग्रेस इंक्लूडिंग ग्रेड्स, ये सब अकेडमिक रिकॉर्ड्स से उसका होगा। उसमें आएगा पर्सनल रिकॉर्ड है, पर्सनल रिकॉर्ड में उसकी पर्सनल डिटेल्स, वो कहाँ थे, उसका एड्रेस क्या है, वालदैन की डिटेल, उनके जो CNIC नंबर वगैरह आएंगे। नंबर 3 पे अटेंडेंस रिकॉर्ड है उसका, और नंबर 4 पे डिसिप्लिन रिकॉर्ड आएगा कि वहाँ पे अगर उसकी कोई बैड रिकॉर्ड है या फिर गुड है कि किस तरह से वो डिसिप्लिन को देखता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं इसमें, उसकी फीस अगर रहती हैं या फिर कोई उसे फाइन वगैरह हुआ है वो देखेंगे इसमें। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं सब। कोशिश की है कि थोड़े से थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। अब आपको अंदाजा हो क्या होगा कि चैप्टर में किस तरह से बात हो रही है। अपने मर्जी का कोई भी 6 चैप्टर जो है हमको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को सुन के मतलब अगर आप अपना काम कर लें साथ आप इसको सुन लें तो भी आपका गुजारा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।